सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे वापसी कहानी उषा प्रेमवदा का, जो कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 में इकाई 16 में ये कहानी लगी हुई है। तो उसी का हम लोग आज वाचन करेंगे। और मैंने कहा था कि पहले कहानी को आप पढ़ेंगे तो आप 50% से अधिक प्रश्न तो ऐसे ही सही कर लेंगे यदि आप कहानी पढ़े हैं तो। उसके बाद पढ़ने के बाद एमसीक्यू आता है। बिना पढ़े आप एमसीक्यू करेंगे, कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। वो कितना रटेंगे आप। और पढ़े रहेंगे तो पढ़ने से एक समझ विकसित होती है, कहानी में था क्या, कौन कौन से पात्र थे। तो ऐसे आप बहुत से प्रश्न सही कर लेंगे अपना। तो इसी प्रकार मुझे लग रहा है कि हम 9-10 देख चुके हैं रचनाएं, और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है एमपी वर्ग 2 करके, जिसमें सारी रचनाएं जितना अब तक पढ़े हैं उस रचनाओं को उसमें शामिल किए हैं, और अभी आगे कुछ पढ़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में मैं प्लेलिस्ट पिन कर दूंगी जिन्होंने अब तक नहीं देखा होगा पीछे की सारी रचना। तो आज हम देखेंगे वापसी उषा प्रेमवदा का। उषा प्रेमवदा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1930 में, 24 दिसंबर 1930 में। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया, और ये प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। अब तक इनका निधन नहीं हुआ है, अभी भी ये जिंदा हैं, विदेशों में रहती हैं, वहीं से रह के हिंदी अपना रचनाएं लिखती रहती हैं। तो इन्होंने एक कहानी लिखा है वापसी, बड़ी ही बढ़िया कहानी है, इकाई 16 में आपकी लगी है। तो आज हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। तो गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामानों पे एक नज़र दौड़ाई, और 2 बक्स थी, डोलची था और बाल्टी था। उन्होंने पूछा, यह डिब्बा कैसा है गणेशी? गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व से, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घर वाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। ये गणेशी कहता है, जो कि गजाधर बाबू का नौकर रहता है। तो वो उसकी घर वाली ने बेसन के लड्डू दिए रहते हैं कि गजाधर बाबू जो मालिक है उनको दे देना, उनको बहुत पसंद है। तो वही कहता है लज्जा से कि मेरी घर वाली ने दिया है, हम गरीब लोग आपकी क्या खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार में उनका नाता टूट रहा हो। कहा कि कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। और गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला कि मालिक, कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गजाधर बाबू कहते हैं कि कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, और इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। कहा, अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे, और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी और बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया।
अब जहाँ पे नौकरी करते थे गजाधर बाबू, रेलवे में थे वो, तो ये ध्यान देना है, एक तो उनका नौकर गणेशी था, ये ध्यान देना है। और किस में नौकरी करते थे, तो रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। तो वहाँ इनको घर और भी मिला था, वहीं अपना रहते थे, इनका नौकर था, सब काम वाम करता था। और तो अब वहाँ से जा रहे थे तो सारा कमरा खाली वाली हुआ, तो बड़ा उदास लग रहा था। उनको भी थोड़ा सा उदास लगा, लेकिन अब घर जाने की खुशी इतनी थी कि अब वो उदासी क्या हुआ, छोटी मालूम हुई। अब उनको लगा कि चलो अब तो घर ही जा रहे हैं, पत्नी के साथ, बाल बच्चों के साथ, और आराम से रहेंगे ऐसे। तो ये उनका दुख छोटा था। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद यह रिटायर होके जा रहे थे। तो ध्यान देना है, कितनी साल नौकरी के बाद रिटायर हुए थे, 35 साल की नौकरी के बाद। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रह के काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था और बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, पहले तो उनके बड़े लड़के का नाम अमर था और उनकी लड़की थी कांति। तो ये ध्यान देना है, अमर ध्यान देना है और कांति ध्यान देना है। दोनों की शादियां हो चुकी थी और भी उनके 2 बच्चे थे जो ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। तो लोगों को लगता था कि सरकारी नौकरी है, बच्चों की शादी कर दिए, शहर में घर बनवा लिए, अब तो इनका जीवन संपन्न नहीं है। पर वो कितना त्याग किया अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए। यहाँ पे कोई सुख में रहा, क्यों रहा, शहर में रहा, मकान बनी, शादियाँ हुई, क्यों? क्योंकि वहाँ कोई त्याग कर रहा था बैठ के। वो गजाधर बाबू थे जो त्याग कर रहे थे। 35 साल वो अकेले रहे बिना परिवार के। जैसे बहुत लोग नौकरी में रहते हैं, आर्मी वाले रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी नौकरियां होती हैं जिसमें छुट्टी कम ही मिलता है और परिवार से आपको दूर ही रहना पड़ता है। फिर आप जब रिटायर होके घर आए तो खुश रहते हैं, चलो जाएंगे तो बुढ़ापा तो हमारा सुखमय बीतेगा, रिटायर होके जाएंगे, आराम से अपने परिवार के साथ रहेंगे। तो यही एक उम्मीद रहती है। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहें और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। तो उनके बच्चे और पत्नी शहर में रहते थे पढ़ाई के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई में बाधा ना हो, और ये छोटे स्टेशनों पे अपना गुजारा करते थे, वहीं इनकी ड्यूटी लगती थी। पर पढ़ाई के लिए बच्चे दूर जाते ही हैं, साथ में पत्नी को देखभाल के लिए चाहिए ही। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्तित्व थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। वो सबको स्नेह देते भी थे और चाहते भी थे कि हमको भी सबसे स्नेह मिले। जब परिवार साथ था तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में न टिका जाता। कवि प्रकृति के न होने पर भी उन्हें अपनी पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पे गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पे निकल आती और उसकी सज्जल आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब तो कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य में रहने जा रहे थे।
टोपी उतार के गजाधर बाबू ने चारपाई पे रख दी, जूते खोल के नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रह के कह कहो की आवाजें आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। तो ध्यान देना है, गजाधर बाबू आए तो टोपी उतार के कहाँ रखे? चारपाई पे रखे। और किस दिन आए थे? इतवार के दिन आए थे अपने घर वो। तो संडे का दिन था, सब बच्चे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खासे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पे हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दुहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न हो और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को भी होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रह कर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। तो ये जब आते हैं तो उस समय घर की स्थिति रहती है, ना बच्चे फिल्म देखे रहते हैं, उसका नकल करते हैं, नाचते रहते हैं, बहू भी अपना एकदम उन्मुक्त रहती है। तो यही सब वर्णन किया गया है। फिर दिया है, गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? तो उसने कहा सिटपिटा के, कुछ नहीं बाबूजी। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित और चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज हुई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? तो वो जब घर आए तो इनकी जो पत्नी थी वो पूजा कर रही थी और बसंती से चाय मांगते हैं कि बसंती, चाय मुझे भी देना। बसंती ने मां की कोठरी की ओर देखा और कहा, अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब तो नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौखे में बैठी मां की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है रे। बसंती बोली, लाइए चीनी और डाल दूं। तो कहते हैं गजाधर बाबू कि रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आके गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। बोले कि अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा कि सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म धर्म कुछ नहीं। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने बाजार भेजा होगा नौकर को। और एक लंबी सांस लेके
चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पुड़िया और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाके रख देता था। और चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, पर गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी कि सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। उनकी पत्नी कहती है उनसे। तो पूछते हैं गजाधर बाबू कि बहू क्या करती है? तो उनकी पत्नी बोली, पड़ी रहती है दिन भर। और बसंती जो उनकी लड़की है तो कहती है, बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। कहती है जो मेरी बेटी है बसंती, उसको तो माने कॉलेज भी जाना होता है, पर बहू तो दिन भर बैठी ही रहती है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया कि तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। गजाधर बाबू ने अपनी बेटी बसंती से समझाया कि अब माँ बूढ़ी हो गई हैं, तुमको तुम्हारी भाभी को दोनों मिलकर उनका हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई और उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता इसका। और लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहाँ घुसे रहना मुझे नहीं सुहाता, पर मना करूं तो सुनती भी नहीं है। नाश्ता किया गजाधर बाबू ने और नाश्ता करके बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था घर में हो चुकी थी कि गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। तो ये ध्यान देंगे, गजाधर बाबू कहाँ रहते थे? बैठक में, अपने घर में। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवारों से सटा के बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुक रुक के किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अपना प्रबंध किया था। अब जिसने पूरा घर ही बनवाया उसके लिए घर में जगह नहीं, वो बैठक में अब रहेगा। तो ये सोचने वाली बात है। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गरम कपड़े थे और बीच में एक अलगनी बधी हुई थी, जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। तो एक कमरा था जो इनकी पत्नी का था, तो पूरा समझिए स्टोर रूम ही था। सब सामान उसी में रखाए थे। थोड़ा सा जगह था जहाँ इनकी पत्नी सोती थी, और दूसरा कमरा था तो अमर और उसकी पत्नी ने लिया था, और तीसरा कमरा
जो सामने की ओर था वो बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था और कुर्सियों पे नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेके आई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि सभी खर्च तो वाजिब ही है, किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना मन का ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत न छिपी थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती। यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाए कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे सब परिवार की समस्याओं का जिम्मेदार वही थे। पत्नी भी आई बात करने के लिए तो केवल शिकायत ही करने आई, ये नहीं है, वो नहीं है, ये दिक्कत है। सहानुभूति के रवैये से नहीं आई कि इच्छा कहा जाए आप ही कमाएं, कैसे उपाय किया जाए, सोचा जाए कुछ। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगी गजाधर बाबू को। तो फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसे कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। पत्नी बोले कि हाँ ना, बड़ा सुख है बहू से, आज तक रसोई करने नहीं गई है कभी, देखो क्या होता है। कहा कि आज रसोई करने गई है बहू, देखो क्या होता है, क्या बनाती है। तो ये कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। बोले, यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह जो आज स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निशंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेट के छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा के उठ बैठी। बोली, लो बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में वह लौट के आई तो उनका मुंह फुला हुआ था। कहा, देखा बहू को चौका खुला छोड़कर आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अभी बताओ क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को ना रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल के रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस की बात नहीं है।
गजाधर बाबू को लगा कि उनकी पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झनझना उठेंगे। ओट भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। अब रात का भोजन उनकी लड़की बसंती बनाई थी और वो जानबूझ के ऐसा बनाया था कि एक कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरका के उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है। नरेंद्र चिल्लाया, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? बाबूजी ने कहा था। लड़की बोली। तो कहा नरेंद्र ने, बाबूजी को बैठे बैठे यही बस सूझता है, तुम खाना बनाओ, तुम खाना बनाओ। बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का सहूर नहीं आया। तो उसकी मां ने कहा कि अरे आता तो सब कुछ है, पर वो करना नहीं चाहती है। पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम मां को रसोई में देख कपड़े बदल के बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? बसंती ने कहा, पड़ोस में जा रही हूं, शीला के घर। गजाधर बाबू बोले, कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाके पढ़ाई करो। कड़े स्वर में बोले। कुछ देर अनिश्चित खड़े रह के बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे और लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया है। अब ये सुन के गजाधर बाबू खिन्न हुए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिताजी से बची बची रहने लगी। अगर उसे जाना होता शीला के घर तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला कि रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि जो अमर है वो अलग रहने की सोच रहा है। उनका बेटा था अमर, तो वो अब माता पिता से अलग रहने की सोचता था कि हम अलग रहेंगे। गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा, क्यों? पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने को जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके पे मौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था, सास जब तक फुहड़पन के ताने देती थी। गजाधर बाबू ने पूछा कि हमारे आने से पहले भी कभी घर में ऐसी बातें हुई थीं? पत्नी ने सिर हिला के बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बन के रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था और बसंती को भी वही अच्छा लगता था। मतलब अब इनके यहाँ इनके पिताजी आ गए तो इनको अच्छा नहीं लगा। इनको समस्या होने लगी अपने पिता से। कमा के जीवन भर दिया तो अच्छा लगा, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सारी सुविधाएं दी तो बहुत अच्छा लगा, पिताजी कमाए जाके बाहर। लेकिन जब पिताजी घर आ गए तो ये बात अच्छी नहीं लगी। शर्म भी नहीं आता ऐसे ऐसे लोगों को। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा कि अमर से कहो जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है।
अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पे जा पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद करके चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चरपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पे नजर दौड़ाई। फिर उसे मोड़ पर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। बिना कुछ खाए पिए ही वो अपनी चारपाई पे लेट गए। कुछ भी हो, तन तो आखिरकार उनका बूढ़ा हो ही गया था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते आते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिरपरिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगार उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मील के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते। वही उनका दायरा था, वही उनके साथी थे। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्हें लगा कि वह जिंदगी के द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिला। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पे खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में से दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी भी बात में वो दखल अंदाजी न करेंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, वो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वो वहां भी चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में पड़ी रही तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया, कि वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं। इससे वह अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वह कह भी उठती कि ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। तो एक मान लीजिए बच्चे तो आपको साथ नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जीवन में एक होता है पत्नी का साथ, सहानुभूति कि चलो हम लोग अपने में अपना दुख सुख बांट लेंगे, बातें करेंगे। पर वो भी नहीं समझ रही थी, उनको उनके स्वभाव में बदलाव नहीं देख रही थी। वो भी खुश थी कि ठीक ही है, ना बोले ये। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के बीच केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। उन्हें यह अनुभव किया कि केवल मेरी जरूरत इतनी ही है, इन लोगों को खिलाना है, पैसा देना है, इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं रहूं ना रहूं, बस इनको मुझसे पैसा चाहिए।
मैं जीवन भर अपना पेट काटूं, जीवन भर मेहनत करूं, दूर रहूं, मैं खुशी डिजर्व करता हूं, नहीं करता हूं, कोई मतलब नहीं। तो ये समझना चाहिए पिता के लिए कि हर पिता ऐसा ही होता है, कितना दूर रहता है अपने बच्चों से वो। और जब आता है तो बच्चे उनके साथ, जितने बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको आपको उनसे हमेशा बातें करते रहना चाहिए। आप उनको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं एकदम। आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है, उनके पास बैठ के पढ़िए लिखिए, उनको भी देखते रहिए, उनको भी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दिन तो हम सबका एक दिन आएगा। आज सब नौजवान हैं, सब बुजुर्ग होंगे, तो एक बच्चा और बुजुर्ग दोनों को किसी का साथ चाहिए होता है। तो आप उनसे कितनी बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। हमारे दादाजी थे, 4 दादाजी थे, हम लोग गांव में थे, हमेशा अभी भी जाते हैं तो बातें, रात रात भर बातें करते रह जाते हैं, कहानियाँ सुनते रह जाते हैं, बड़ी खुश होकर बताते हैं वो अपने ज़माने की सारी कहानियाँ। एकदम मगन हो जाते हैं और इंतज़ार किए रहते हैं कि कब बच्चे हमारे सब शहर से आएंगे। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सब एकदम खुश हो जाते हैं और खूब बातें करेंगे। हम सो भी जाएंगे तो भी वो बताते रहेंगे अपनी बातें कि ये था हमारे ज़माने में, ये था, और बातें भी अच्छी अच्छी होती है, बहुत उनके पास अनुभव होता है, ज्ञान होता है। तो ये बुजुर्गों का अनुभव होता है, उनकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, तो आपको उनके पास बैठना चाहिए। ऐसे जैसे गजाधर बाबू के बच्चों ने उनके साथ किया, नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति आपकी भी एक दिन आने वाली है। आज आप नौजवान हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं, बस अब यही रहेगा स्थिति, अब बदलेगा नहीं, वो बदलेगा। और कोई आपके लिए कितना त्याग किया है, वो तो पिता ही हैं, सोचिए, तो आप कैसे भूल सकते हैं वो। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से देखा और वो ये फील किए कि वो केवल धनोपार्जन के लिए, अपने पत्नी और बच्चों के लिए हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग के सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। कितनी बड़ी बात कहे हैं, बहुत ये दिल को छूने वाली कहानी है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात के हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी एक दिन बीच में वो दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा, नौकर को जरूरत क्या है नौकर रखने की। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर जब दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा, तो अमर की बहू ने बोला कि बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। अमर बोला क्यों? तो कहते हैं कि खर्च बहुत है, उसकी पत्नी बोली। लेकिन यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, लेकिन जिस टोन में बहू बोली वो गजाधर बाबू को खटक गया। और उस दिन उनका जी भारी था, उसके कारण वो टहलने भी नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी और इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया।
अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पे गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे ये नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर भी यही था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। उनके बच्चे बोल रहे थे। तो अमर भुनभुनाया, बूढ़े आदमी है, चुपचाप पड़े रहे वो। बड़ा लड़का, हर चीज में वो दखल क्यों देते हैं? तो उसकी पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना के रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनमें भाव का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर ने बिना किसी भूमिका के कहे कहा कि मुझे सेठ राम जी मल के चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे अच्छा है कि घर में आए, वही अच्छा है। उन्होंने तो बहुत पहले ही कहा था, पर मैंने ही उनको मना कर दिया था। फिर कुछ रुक रुक के जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवसाद पाके परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? पत्नी ने सकपका के कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट के गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। उनका बेटा नरेंद्र बड़ी तत्परता से अपने पिताजी का बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पे बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पे डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलेंगे ना? बसंती ने उछल के कहा, हाँ भैया, हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों का कटोर दान में रख के अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आके कहा, अरे नरेंद्र बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दो। कहा कि अरे नरेंद्र बाबू मतलब पिताजी की चारपाई कमरे से निकाल दो, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। और यहीं पे ये कहानी खत्म हो गई। तो इस कहानी में बस दुखी कोई था तो एक ही पात्र था, वो गजाधर बाबू। नौकरी किया तो भी और घर आया तो भी। तो ये होता है, पत्नी का भी साथ नहीं मिला, पत्नी ने भी नहीं समझा, और बच्चे तो भाई बड़े हो ही गए थे। बच्चे अपने अलावा दिखता कहाँ है कि हमें जो पैदा किया है, हमारे लिए जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए भी हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं है। माता पिता मशीन है, वो आपको बनाए हैं, आप उनके रोबोट हैं, और आप उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप करेंगे क्या अपने जीवन में? तो बहुत मार्मिक भी कहानी थी, भावुक होने वाली भी थी। अगर गजाधर बाबू के तरफ से आप सोचिए, उनके
जो मन में भाव थे वो सोचे, वो चले गए। घर में सब खुश थे, इतने खुश थे कि बताया नहीं जा सकता है कि चले गए भला। और पैसा सबको चाहिए था उनका, बाबूजी का। पत्नी को भी बस चिंता था घी, दूध, चीनी और रसोई का। अपने पति की चिंता नहीं थी कि उसी के बल पे तो हम समाज में प्रतिष्ठा पा रहे हैं, सारा सुख तो उसी के लिए है। तो पत्नी के लिए तो पहले प्राथमिकता उसका पति ही होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब उनका बिल्कुल अकेले हो गए थे वो। बिल्कुल पूरी कहानी में अगर वो कोई अकेले पात्र थे तो वो उनके आसपास माँ भी थी। तो माँ का भी यहाँ कोई वो थोड़ी ना था कि माँ को भी चलो बड़ा हमदर्दी है, बच्चे मान रहे हैं, पर माँ का स्वभाव ही वैसा हो गया है। अपना गुजारा कर रही है वो भी, पर पति के साथ उसे चले जाना चाहिए था। लेकिन सबका अपना अपना विचार है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जोसा प्रेमवदा ने दिखाया है ये बिल्कुल सच ही दिखाया है, ऐसा होता भी है और बहुत जगह ऐसा नहीं भी होता है। तो चलिए वापसी कहानी उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको आप ध्यान देंगे। जैसे गजाधर बाबू के 4 बच्चे थे, 2 बेटा 2 बेटियाँ। एक लड़के एक लड़की का शादी हो गया था। लड़के का नाम नरेंद्र था, अमर था। ठीक, नरेंद्र अमर का शादी हुआ था और नरेंद्र का नहीं हुआ था। और लड़की थी उनकी एक ठो तो यही थी, क्या नाम आया था जी, एक ठो कांति थी बड़ी लड़की जिसकी शादी हो गई थी, और एक लड़की थी उनकी बसंती। तो कांति, बसंती, नरेंद्र, अमर उनके बच्चे थे और गणेशी उनका नौकर था। और गजाधर बाबू पहले नौकरी करते थे रेल विभाग में, फिर अंत में घर आए तो वो चीनी मिल में नौकरी करने लगे। पहले रेल विभाग में, फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद चीनी मिल में चले गए। तो यही इस कहानी का स्टोरी था। 35 साल नौकरी करने के बाद वो रिटायर हुए थे। तो बड़ी अच्छी कहानी थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। आप घर में जहाँ रहें, ससुराल रहें, मायके रहें, हर जगह अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। उनको बोझ नहीं समझना है, क्योंकि वो स्थिति हमारे भी एक दिन आएगी। उनके साथ बिल्कुल मनोरंजनपूर्ण व्यवहार करना है। ठीक, सबको हंसते हंसाते लेके चलना है। ये जीवन है, 60-70 बरस का है, सबका जीवन उतने का ही है, कोई अधिक नहीं जिएगा इस धरती पे। तो सबके साथ खुशियाँ बांटते चलें, सबको प्रसन्न रखें। तो वापसी कहानी यहीं पे हमारी समाप्त होती है। हम मिलेंगे अब आपसे अगली कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा, कमेंट में आप बताएंगे और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।